और मोलिकुलर मास अगर 84 है और साइक्लो अल्केन है, अल्किन और अल्काइन नहीं लेना यहाँ पे, दैट मीन्स साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन। इस को सोचना था। यहाँ पे साइक्लोपेंटेन का मोलिकुलर मास 70 आ रहा था, जबकि साइक्लोहेक्सेन अगर लिया जाए इसका मोलिकुलर मास तुम्हारा 84 आ जाता है। बट साइक्लोहेक्सेन अगर लेते हैं इसमें तो मोलिकुलर मास तो 84 है, बट आगे बोला जा रहा है कि एंड 4 सेकेंडरी कार्बन एटम्स। तो साइक्लोहेक्सेन में सेकेंडरी कार्बन कितना आ रहा है, पॉइंट करके बताओ सब लोग। सेकेंडरी कार्बन 6। ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 6 सेकेंडरी कार्बन हो जा रहा है, ऑल कार्बन आर सेकेंडरी कार्बन, तो ये नहीं हो पाएगा, साइक्लोहेक्सेन नहीं हो पाएगा। बट मोलिकुलर मास यही रखते हुए अब इसमें 5 कार्बन का रिंग बना दें और एक को ब्रांचिंग में ले आए यहाँ पे, इस टाइप से। इसका मोलिकुलर मास तो आइसोमर है तो मोलिकुलर मास तो उतना ही रहेगा 84 इसका भी। अब इसमें देखना है कि सेकेंडरी कार्बन कितना आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, 1 2 3 4। ये 4 सेकेंडरी कार्बन आ रहा है, एक टर्सरी और एक प्राइमरी है। उसमें मेनली बोला जा रहा है कि 4 सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, तो आ रहा है, तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मोलिकुलर मास भी 84 और 4 सेकेंडरी कार्बन भी आ रहा है। अब इसका अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं यहाँ पे Cl2H न्यू, इसमें देखना है कि कितना मोनोक्लोरोकोट मिल पाएगा। चेक करो सब लोग, इसमें कितने डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप, क्योंकि ये सिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन पे। और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, और ये सेम टाइप का इसमें। तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना मिल रहा है यहाँ पे, 4। दैट मीन्स इसमें 4 मोनोक्लोरोकोट मिल पाएगा। तो जो तीसरा कंडीशन बोला जा रहा है, विल फॉर्म 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑन क्लोरिनेशन। दैट मीन्स तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, यही मिथाइल साइक्लोपेंटेन तुम्हारा यही स्ट्रक्चर रहेगा, जो कि सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आ जाता। तो जब ऑप्शन रहेगा तो इजिली सोच पाओगे, विदाउट ऑप्शन भी टाइप से सोच सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर B2। और भी जो लोग लेट से भी ज्वाइन कर तो वो भी बताओ इसमें अगर कुछ डाउट हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A एंड B, तो बताओ हम लोग देखते हैं B2 कर लेते हैं अभी यहाँ पे। अब B2 में देखो दो दो क्वेश्चन है वहां पे, और जब दो दो क्वेश्चन है तो मैं किसी एक को बताता हूँ यहाँ पे है। जब भी अगर किसी एक क्वेश्चन में अगर दो दो तीन तीन क्वेश्चन स्पेसिफिक बताओगे तो फिर और हम लोग मोर स्पेसिफिक डिस्कशन कर पाएंगे वहां पे। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है कि पी हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। अब इसका यहाँ पे क्या करना है, ओजोनोलिसिस, O3 और ZnH2O। यहाँ पे सोच के बताना है तुम्हें कि O3 दैट मींस ओजोनोलिसिस तो है, और यहाँ पे ZnH2O है, तो कौन सा ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव। रिडक्टिव, बिल्कुल सही है। मैंने कई बार क्लास में बताया कि Zn अगर आ गया दैट इज रिडक्टिव, और सिर्फ H2O या H2O2O देन ऑक्सीडेटिव। ये क्या होगा यहाँ पे, रिडक्टिव। और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट भी बना करके दिया हुआ और रिएक्टेंट पूछा जा रहा है वहां पर। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और दूसरा जो कोट है वहां पे CH2 डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे सोचना है कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है आफ्टर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये मिल कैसे रहा होगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड रहा होगा यहाँ पे है, तभी तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये डबल बॉन्ड वो आ पाएगा, डबल बॉन्ड। और इधर भी क्या हो यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे CH2OH है, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर कुछ नहीं है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में अगर दिखाना हो तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे CH2 है, एक कार्बन है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इस कार्बन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन भी होगा। यहाँ पर भी अंडरस्टूड है कि वो CH2 होगा, और ये भी CH2 होगा। क्लियर है यहाँ पे है। और जब इसी का रिएक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट मिल पाएगा।
और बेसिकली ये जो फॉर्मल्डिहाइड मिल पा रहा है, यहाँ से भी फॉर्मल्डिहाइड, 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 जो कि एज ए प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से ये 3 मोलिक्यूल्स मिलेगा, ये जो कि अंडरस्टूड है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पी का तुम्हारा इस टाइप से। सोचते कैसे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसी को हटा देते हैं यहाँ पे, और हटा करके यहाँ पर ये 3 टाइम्स होगा CH2O, इसी को ऐड करते हैं यहाँ पे। ये अगर लाना है कंपाउंड तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए, और डबल बॉन्ड जैसे लगाओगे तो अपने आप इस टाइप का प्रोडक्ट बन पाएगा यहाँ पे। बाकी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है जनरल इस टाइप का, तो ऑप्शन रहेगा तो उसमें सोच पाओगे कि किस ऑप्शन का रिडक्टिव ऑक्सीजन करने के बाद ये 2 कंपाउंड मिल पा रहा है वहां पर, इस टाइप से सोचना था। और बाकी सेकंड में अगर डाउट है तो सेकंड को भी इसी तरीके से सोचना था वहां पे। सेकंड तो और भी आसान है वहां पे, कि C6H10 है, हेक्सेन 1,6 डायल, और जब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं रिंग स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, और जब रिंग स्ट्रक्चर होता है तभी वो एक ही प्रोडक्ट बन पाता है वहां पे। हेक्सेन 1,6 डायल, जब यहाँ पे इसका ओजोनिस करा होगा, यहाँ पे है H और H अंडरस्टूड है वो, तो फिर वो हेक्सेन 1,6 डायल आ पाएगा। आपको सर आपने सोचा कैसे कि क्यों यही होगा सेकंड पार्ट में, उसके लिए तुम्हें सोचना होगा कि हेक्सेन, हेक्सेन क्या है तुम्हारा, इसमें यहाँ पे है 6 कार्बन का, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर भी 6 कार्बन का एक रिंग लेना था, और दो दो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन एक ही डबल बॉन्ड होगा, तभी इसको ब्रेक करते हैं तो डबल बॉन्ड हो, ऊपर नीचे भी डबल बॉन्ड हो। क्लियर है यहाँ पे, इस तरीके से सोचना था B2 को। चलो सेक्शन ए बी में कोई डाउट नहीं था, आगे बढ़ते हम लोग इसमें सेक्शन सी एंड डी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का ही सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में। बताओ सॉल्व तो कर लिया हो गया है, जो लोग सॉल्व किए बताओ उसमें क्या डाउट है सेक्शन सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर C3। और जब भी होमवर्क मिलता है तो सब लोगों को कोशिश ये करना है कि, और प्रॉपर टाइम दिया गया है, और ऐसा नहीं कि बीच में 2-3 लेक्चर नहीं हो रहा, तो मतलब 2-3 दिनों बाद लेक्चर हो रहा है, और अच्छी बात है प्रॉपर टाइम मिल गया तो उसको सॉल्व करना है वहां पे प्रॉपर। और कोई डाउट इसमें सेक्शन सी एंड डी में? और एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लेक्चर अटेंड कर लिया है, तो जब भी लेक्चर हो इवनिंग में, मॉर्निंग में एक बार सोचना है, तो मैं जब सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हो टेबल पे कि आज शाम में क्या क्या कौन कौन सा लेक्चर है, कुछ होमवर्क तो नहीं है पेंडिंग अभी, ये बेसिक चीज तुम्हें सोचना पड़ेगा खुद से। D2 ऐसा नहीं होना चाहिए बस लेक्चर है, जिन भी सर का लेक्चर हो इवनिंग में, तो क्लास अटेंड कर लिया होगी अपना काम, तो प्रॉपर सॉल्व करोगे। इवन लेक्चर से पहले आधे घंटे जब भी थ्योरी भी पढ़ाया जाए, तो थ्योरी क्या पढ़ाया गया था 10 मिनट 15 मिनट को देखोगे, जो कि फिर जब नया थ्योरी स्टार्ट हो तो पीछे वालों से रिलेट कर सको। D3 चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर C3 की बात करें यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर C3 में हाइड्रोकार्बन P हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C10H10, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C10H10। 1 मोल ऑफ इट, 1 मोल अगर इस कंपाउंड ये लिया जाए तो कितना लिबरेट कर रहा है, 1 मोल ऑफ इट लिबरेट 1.5 मोल ऑफ H2, 1.5 मोल ऑफ H2। अब यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है, देखोगे ध्यान से, कि जब किसी कंपाउंड्स में एक एसिडिक हाइड्रोजन होता था, उसमें कितना मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था,
हाफ हाफ 0.5। सही है, बिल्कुल 0.5 या हाफ मोल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1.5 मोल ऑफ H2 गैस रिलीज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, किस कंपाउंड्स में कितना एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। बताओ सब लोग बताओ, इसमें जब एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो देन हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, दैट मीन्स 0.5, और 1.5 मोल दैट मीन्स 3/2 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स 3 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये सोचना है तुम्हें, 3 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इस कंपाउंड्स में। वॉइस तो अभी आ रहा सबको प्रॉपर? सर कट हो रहा है बीच में। सर ब्रेक हो रहा है वॉइस आपका। अभी तो आ रहा है प्रॉपर? नो सर। तो ठीक है, देखते हैं प्रॉपर वॉइस आ रहा होगा अभी यहाँ पे। तो जब भी अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है तो बताओगे वहां पे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये आगे निकल के कि इसमें इस कंपाउंड में 3 एसिडिक हाइड्रोजन होगा। आगे देखना इसमें यहाँ पे, आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के साथ ही रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो पाता है। कंपाउंड P gives red precipitate on reaction with ammonical cuprous chloride test। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 plus NH4OH। ये टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है, इसके लिए कंडीशन क्या था, इनको याद हो? इसमें अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट, एनीवन? अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट कौन सा ग्रुप दे पाता था? बताओ, कोई एक तो बताओ इसमें। देखो पढ़े हुए थे टर्मिनल अल्काइन के केस में, जो अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट है Cu2Cl2NH4OH, वो कौन देता था वहां पे? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन के दो टेस्ट था, टॉलेंस रिएक्शन टेस्ट एंड अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट Cu2Cl2 plus NH4OH, जो कि रेड पीपीटी फॉर्म करता था यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर होगा उसके पास टर्मिनल अल्काइन भी होना चाहिए। आगे कंडीशन है, कंपाउंड P on hydrogenation followed by reaction with Cl2H nu gives 4 monochloride structural product। चलो देखते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है एसिडिक, ये कोई ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर के ही मुझे एसिडिक हाइड्रोजन लाना, वो भी 3-3। इसका मतलब क्या यहाँ पे है कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर के कौन किस टाइप का हाइड्रोजन आएगा जो कि एसिडिक रहा पाएगा वो, दैट मीन्स टर्मिनल अल्काइन, sp कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन। वो क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। वॉइस तो आ रहा है प्रॉपर अभी सबको? बताओ सब लोग बताओ, यस या नो? यस सर। चलो ठीक है, तो ठीक है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहीं भी अगर ब्रेक होता है तो बताओगे तुरंत। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब सोचो सर आपने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पे है। यहाँ पे सोचने का तरीका ये है कि कार्बन हाइड्रोजन को ही मिला करके मुझे 3 एसिडिक हाइड्रोजन बनाना है। दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन जो आ रहा है वो तुम्हारा sp कार्बन से कनेक्टेड हो, जो कि ये sp कार्बन, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H कनेक्टेड हो। यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये टर्मिनल अल्काइन भी आ रहा है यहाँ पे है। और टर्मिनल अल्काइन अगर आ रहा है तो ये कुप्रस क्लोराइड, अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट में दे पाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे सोचना है, इसी कंपाउंड्स का अगर मोलिकुलर फार्मूला की बात करें
इसमें 10 कार्बन और हाइड्रोजन भी 10 आ रहा होगा, काउंट कर लो यहाँ पे। अब इसके अलावा एक लास्ट और भी यहाँ पे चेक करना बाकी रह गया। जब इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं H2Ni, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो तुम्हारा जो इसमें ट्रिपल बॉन्डेड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब H2Ni होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और इधर भी क्या रहेगा CH2 CH2 CH3। अब तुम्हें यहाँ पे चेक करके बताना है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप हाइड्रोजन होगा, बताओ सब लोग बताओ, इसमें 4 4 आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तुम्हारा ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, सिमेट्रिकल आ रहा है, कनेक्टिविटी सेम होगा तुम्हारा यहाँ पे है, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम टाइप का, क्योंकि ये इसी कार्बन में कनेक्टेड आ रहा है, ये तो 3 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। दैट मीन्स जो क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट था, it gives 4 monochloride structural product after chlorination Cl2H nu, यहाँ से 4 मिल पाएगा। तुम्हारा जो आंसर होगा, जो स्ट्रक्चर होगा पी का, वो तुम्हारा ये आ जाता है यहाँ पे, जो कि 4 कंडीशन जो दे रखा है सबको सेटिस्फाई कर रहा है वहां पे। एक अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से सोचना था यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन डी का D2 एंड D3, चेक कर लेते हैं उसको भी। तो सबसे पहले D2 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो D2 टाइप हम लोग क्वेश्चन क्लास में भी किए हुए हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है उसमें। D2, अब यहाँ पे X है, कोई कंपाउंड जिसका कि मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है C6H6O, और यहाँ पे देखना है कि न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। तो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट दे पाता है, बताओ सब लोग। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट पॉजिटिव कौन सा ग्रुप देता है? फिनॉल और इनॉल। फिनॉल और इनॉल, बस इतना ही तो याद रखना है। यहाँ इसमें रिएक्शन से मतलब नहीं है कि न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट फिनॉल और इनॉल देता है यहाँ पे। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें सोडियम मेटल टेस्ट। तो सोडियम मेटल टेस्ट कौन देता है? दैट मीन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और लुकास रिएजेंट टेस्ट, तो लुकास रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए। अल्कोहल के लिए। और बोला जा रहा है कि लुकास रिएजेंट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन अल्कोहल नहीं हो। और जो फिनॉल होता है वो तुम्हारा लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि वो डिफरेंट ग्रुप होता है, वो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट देता है। और जो अल्कोहल है वो तुम्हारा लुकास रिएजेंट टेस्ट देता है पॉजिटिव, बट अल्कोहल न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं दे पाता है। यहाँ से क्लियर है। और फिनॉल जनरली न्यूट्रल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहां पे इनॉल तो देता ही है, बट इन जनरल वो पहला जो आता है वो फिनॉल होगा। तो 6 कार्बन का और फिनॉल कब होता है? जब बेंजीन पे एक OH ग्रुप आ जाए। ये क्या है तुम्हारा? फिनॉल। इसका मोलिकुलर फार्मूला भी C6H6O है, दैट मीन्स ये फिनॉल ही होगा यहाँ पे। और इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स वो सोडियम मेटल टेस्ट भी पॉजिटिव दे पाएगा और न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट भी पॉजिटिव देगा। लुकास रिएजेंट टेस्ट ये नेगेटिव देगा, क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है, मैंने कई बार रिपीट किया हुआ है। तो तुम्हारा D2 का जो X का स्ट्रक्चर है ये आ जाता फिनॉल। नेक्स्ट है इसमें D3 में बोला जा रहा है यहाँ पे
an aromatic organic compound CXHY O, where x is equal to 8, x का वैल्यू दे रखा है 8, y का वैल्यू पूछा जा रहा है, gives positive taste with neutral FeCl3 and also gives white precipitate with Tollens reagent. अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स फिनॉल होगा वहां पे, क्लियर है, वहां पे एक फिनॉल टाइप का कुछ रहेगा वहां पे। अब एक और बोला जा रहा है कि व्हाइट पीपीटी विद टॉलरेंस रीजन, तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है, कुछ याद हो? टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइन, बस इतना ही तो याद रखना है, इसमें रिएक्शन नहीं याद रखना है यहाँ पे कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट कौन सा देता है, टर्मिनल अल्काइन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, कार्बन कितना यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 8 है, दैट मींस टोटल 8 कार्बन होगा वहां पे। 8 कार्बन में एक अगर रिंग बनाना है, फिनॉल बनाना है वहां पे है, और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रखा है, दैट मींस एक बेंजीन रिंग होगा जो कि एक एरोमेटिक रिंग होता है। अब इसके अलावा बोला जा रहा है कि न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट भी दे रहा था, OH भी होगा यहाँ पे है, और एक ही ऑक्सीजन है। अब इसके अलावा कोई ऑक्सीजन है नहीं, बट अभी भी 2 कार्बन है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचोगे कि हाइड्रोजन कितना आ रहा है इसके, ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस टर्मिनल अल्काइन भी बनाना है किसी एक पोजीशन पे, यहाँ पे चाहे आर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी टर्मिनल अल्काइन बना दो, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देखना है कि तुम्हारा सारा जो कंडीशन है कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट भी दे पाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी है, बेंजीन रिंग, क्योंकि टॉलरेंस रीजन टेस्ट क्यों देगा, टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है। फिनॉल है तो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट दे पाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें चेक करना है कि कार्बन तो 8 आ गया, एक ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन कितना है इसमें, चेक करो, इसमें काउंट करो हाइड्रोजन। 7 है सर। 6 है। 6। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो 4, 5 और एक यहाँ पे 6, तो y का वैल्यू क्या आ जाता है, 6। ये तुम्हारा आंसर आ जाता है यहाँ पे y का। तो सोचने का तरीका यही है कि न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट दे रहा, दैट मींस फिनॉल होगा, टॉलरेंस रीजन टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा, दैट मींस टर्मिनल अल्काइन होगा, और एरोमेटिक रिंग बोला जा रहा है, दैट मींस एक बेंजीन रिंग होगा वहां पर। तो ठीक है, ये तुम लोग सब्जेक्टिव पार्ट देख रहे थे, पार्ट 1। पार्ट 2 पे आते हैं हम लोग अभी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में सेक्शन ए बी पहले बताओ, सेक्शन ए बी में क्या डाउट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है उसमें। देखो चेक करो, बुकलेट में चेक करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर A2, और बाकी लोग भी बताओ इसमें। क्वेश्चन नंबर A2 चेक कर लेते हैं अभी हम लोग। सॉल्व तो कर लियो पहले सब लोग, पहले तो ये बताओ, अगर सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, यस सर, हो गए। हो गए तो ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम लोग सॉल्व किए ही नहीं, हम लोग बस बढ़ते जा रहे हैं। इसका मेरा मोटिव ये भी नहीं कि तुम लोग सब प्रॉपर टाइम इसलिए दिया जाता है कि प्रॉपर टाइम मिले सॉल्व करने का, जो कि सब लोग सॉल्व कर सको। तो डिस्कशन का मीनिंग भी वही रहता है जब सब लोग सॉल्व करते हो। तो ठीक है, A2 की बात कर ले हम लोग इसमें, और B2 में कोई डाउट है तो वो भी बताओ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर A2 की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन विल रिक्वायर्ड
फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। A2 में यहाँ पे बोला जा रहा है इस टाइप का कोई कंपाउंड है यहाँ पे, तो कितना मोल हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, तो जितना तुम्हारा पाई बॉन्ड होता है इसमें, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई बॉन्ड कितना आ रहा है टोटल 1, यहाँ पे CH2 दे रखा है, तो 1 2 3 4 5। जब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजन करते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, तो H2 है, कितना H2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा, कितना मोल H2 यूज होगा, तो जितना पाई बॉन्ड है तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड है, तो 5 मोल H2 यूज होगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आया था 5। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और कोई डाउट इसमें सेक्शन ए बी में? तो ठीक है, सेक्शन ए बी हो चुका है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें सेक्शन सी डी। तो सेक्शन सी डी में बताओ, बहुत ज्यादा डाउट है नहीं उसमें, मतलब क्वेश्चन है नहीं। सेक्शन सी एंड डी, और इसके क्वेश्चन तो अगर 1 घंटे भी टाइम दे देते हो ऑर्गेनिक में, इसके क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा सब, जितना भी क्वेश्चन है। बताओ सब लोग, बताओ इसमें कोई डाउट हो सेक्शन सी डी में? तो ठीक है, डाउट नहीं है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सॉल्व भी नहीं किए हो गए। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, बट जब भी नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर हो, हम लोग जब सेक्शन डी से आगे डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे अगर तुम्हारा डाउट रहता है सेक्शन सी डी का, तो उस टाइम भी पूछ लोगे यहाँ पे। बट कोशिश करो जब भी होमवर्क दिया जाए उसको उसी टाइम सॉल्व करें। और जब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुम लोग अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो गए, तो फिजिक्स मैथ्स में और वहां पे एक्सरसाइज 1 2 वहां के क्वेश्चन में तो टाइम भी प्रॉपर देना पड़ता है। तो कोशिश करना है कि इसके क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, बाकी फिजिक्स में हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कम से कम एक्सरसाइज 1 तो सब लोगों को कंपलसरी करना ही है, क्योंकि मेंस लेवल का है, रिलेटिवली आसान होता है एक्सरसाइज 1 एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 2। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं अभी। तो थ्योरी का लास्ट रिएक्शन क्या पढ़े थे हम लोग, बताओ उसमें लास्ट टेस्ट कौन सा था थ्योरी जो हम लोग कंप्लीट किए थे? टेस्ट फॉर अल्काइल हैलाइड। टेस्ट फॉर अल्काइल हैलाइड, और वो भी मेनली हम लोग चेक कर रहे थे टर्सरी अल्काइल हैलाइड के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट आता है इसमें यहाँ पे टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना इसको। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, और एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही कंबाइंड रूप से बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, CARBONYL, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ये याद रखना है तुम्हें। तो फर्स्ट टेस्ट है इसमें 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे एक्चुअल में। 2,4 DNP टेस्ट जो कि किसके लिए यूज करते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए। अब यहाँ पे देखोगे कि एल्डिहाइड या कीटोन जो भी ग्रुप हो, अब देखोगे यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे तुम्हारा R आ जाए और इधर भी R आ जाए। कैपिटल R का मीनिंग क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे ये क्या रहा? एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड ये कब हो जाएगा? जब किसी एक R के जगह क्या आ जाए यहाँ पे H,
जब R के जगह H आ जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और दोनों अगर अल्काइल ग्रुप ही है, लाइक मिथाइल इथाइल जो भी हो, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आर अगर H आ गया दैट मींस एल्डिहाइड। अब इसका जो रिएक्शन कराता है यहाँ पे ध्यान से देख लोगे यहाँ पे। अब एक कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से NH2 इसको बोलते हैं वो हाइड्राजीन, H2N और NH2। NH2 आ रहा है, इसका नेम क्या होता है, हाइड्राजीन। क्लियर है यहाँ पे है। अब इसी हाइड्राजीन में एक H को हटा करके इस टाइप से अगर बना दिया जाए H2N NHPH, एक बेंजीन अटैच कर दिया जाए यहाँ पे, इसका नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिनाइल हाइड्राजीन। बेंजीन का एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होता है, फिनाइल। इसको लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसी फिनाइल हाइड्राजीन में यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया जाए और ये NO2 ग्रुप। अब तुम्हें यहाँ पे बताना है इस हाइड्राजीन के रेस्पेक्ट में ये दोनों NO2 ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 एंड 4th पोजीशन पे। अब इसका नेम क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो जो 2,4 DNP टेस्ट है, इसी का जो DNP और उसका फुल फॉर्म लिख रखते हो यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं, 2,4 DNP। डाइनाइड। तो DNP का मीनिंग क्या है, DNP, डाइनाइट्रो फिनाइल और हाइड्रोजन, ये है यहाँ पे। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल लेते हैं, यहाँ पे है 2,4 DNP टेस्ट। मीनिंग सबको क्लियर है यहाँ पे है कि 2,4 DNP का मीनिंग क्या आ रहा है। और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, H2 and NH2 को ही क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। तो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये क्या रहा तुम्हारा 2,4 DNP। अब इसी का जब रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसके साथ करा देते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, H2N NH और ये बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या बोलते हैं, फिनाइल, ये NO2 और ये NO2 नाइट्रो ग्रुप। अब इसका रिएक्शन 2,4 DNP का रिएक्शन जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ होता है, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है इसमें हीट भी किया जाता है। इस सिंबल का क्या मीनिंग है, हीट। इसमें से क्या होता है, आफ्टर हीटिंग, इसलिए दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं और वहां पे हीट भी दे रहे हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, H2O। ध्यान दोगे, H2 और O, और जैसे H2O बाहर जाता है यहाँ से है, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे Cr। अब इस कार्बन का डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और यहाँ का H2 बाहर जा रहा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन का भी 2 हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो C डबल बॉन्ड N और बाकी एज इट इज। अब जैसे ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, तो ये पीपीटी फॉर्म करता है और ये कलर भी शो करता है। ये क्या होता है यहाँ पे, येलो ऑरेंज पीपीटी। और जैसे ये येलो ऑरेंज पीपीटी फॉर्म हो जाता है, हम लोग समझ। अब देखो यहाँ पे टेस्ट कैसे होता है यहाँ पे। अब मुझे पता करना है कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से जो भी हो वहां पे, तो एल्डिहाइड कीटोन को पता करना है। बहुत सारे प्रेजेंट है वहां पे, मान लो एसिड भी हो, ईस्टर भी हो, अमाइड भी हो, उसमें से पता करना है कि एल्डिहाइड कीटोन किस बीकर में रखा गया है। उसका रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, 2,4 DNP रिएजेंट के साथ। और ये जो तुम्हारा 2,4 DNP रिएजेंट होता है,
रिएजेंट, इसी को शॉर्ट, इसका एक नेम और होता है ब्रैडिज रिएजेंट। ब्रैडिज रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को अगर पता करना तो उसका रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, 2,4-DNP रिएजेंट के साथ। और आफ्टर रिएक्शन अगर वो येलो ऑरेंज पीपीटी फॉर्म कर रहा है, पीपीटी फॉर्म कर रहा है और उसका कलर क्या हो, येलो ऑरेंज, हम लोग समझ पाएंगे वो एल्डिहाइड या कीटोन में से ही कोई एक होगा, तभी वो 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्शन के बाद ये कलर शो कर पा रहा है, येलो ऑरेंज पीपीटी। और बाकी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, O और H2 को बाहर कर देते हैं, H2O माइनस H2O वाटर मोलिक्यूल बन के बाहर चला जाएगा और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट तो लिख लोगे यहाँ पे, बट मेनली यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है तुम्हें कि 2,4-DNP टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और आफ्टर रिएक्शन वो कलर क्या शो करता है, येलो ऑरेंज पीपीटी। क्लियर है सबको ये टेस्ट यहाँ पे? तो सिंपल सा बस तुम्हें जो याद रखना यहाँ पे 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए यूज होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। कम से कम इतना भी याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसमें ओमकार पूछ रहे हो सर सेंटर पे नहीं, तुम्हारा ये सब जो प्रैक्टिकल होता है तुम्हारा स्कूल में होता है, जो भी तुम्हारा स्कूल है, ग्लोबल्स के हो गए, मतलब अलग अलग स्कूल्स के हो गए, तो वहाँ पे तुम्हारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल होता है। सेंटर पे कोई यहाँ पे ऐसा कुछ केमिकल नहीं है जो कि प्रैक्टिकल कर सको वहाँ पे, बट स्कूल्स में प्रैक्टिकल होता है, तुम्हारा मार्क्स भी वहीं पे मिलेगा जो बोर्ड का है, उसमें स्कूल्स में ये सब कराया जाएगा, बट थ्योरेटिकली तुम्हें पता होना चाहिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। फिर ये तो आ रहा था 2,4-DNP टेस्ट। हाँ बताओ। सर एक मिनट रुको। ठीक है, हम लोग यहीं पे इसी पेज कराते हैं, कॉपी करो। ये हम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए कंबाइंड टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट आता है इसमें यहाँ पे टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए टेस्ट, जो पहला टेस्ट था वो दोनों के लिए था, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। अब मुझे पता करना यहाँ पे कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए अलग टेस्ट है, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए टेस्ट। एल्डिहाइड के लिए जो टेस्ट है यहाँ पे वो रहता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फिर से आता है यहाँ पे। एल्डिहाइड के लिए जो फर्स्ट टेस्ट है इसमें एल्डिहाइड टेस्ट फॉर एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। और टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है बताओ सब लोग। टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 प्लस NH4OH के मिक्सर को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। क्लियर है यहाँ पे है। अब देखने जब इसका रिएक्शन होता है यहाँ पे है एल्डिहाइड के साथ RC डबल बॉन्ड OH, अब ये स्पेशली किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए। ऑल एल्डिहाइड, जो भी एल्डिहाइड हो यहाँ पे देखेंगे आगे। अब इसका जब रिएक्शन कराते हो टॉलेंस रिएजेंट के साथ AgNO3 प्लस NH4OH, तो आफ्टर रिएक्शन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस AgPPT बनाता है, सिल्वर का PPT बनता है, और इसका जो कलर होता है तुम्हारा ब्लैक PPT फॉर्म करता है, ब्लैक PPT। और जैसे ये ब्लैक कलर का PPT फॉर्म हो पाता है आफ्टर रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, हम लोग समझ पाएंगे कि वो क्या रहा होगा, एल्डिहाइड रहा होगा।
अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दोगे कि टर्मिनल अल्काइन भी टॉलरेंस रीजन टेस्ट देता था, बट वहां पे किस कलर का पीपीटी फॉर्म होता था, कुछ याद हो? वाइट। व्हाइट पीपीटी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जब टर्मिनल अल्काइन टॉलरेंस रीजन टेस्ट देता था तो वहां पे व्हाइट पीपीटी और यहाँ पे ब्लैक पीपीटी। अब देखोगे यहाँ पे जो सिल्वर का ब्लैक पीपीटी होता है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड के केस में टॉलरेंस रीजन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे सोचना है कि जो सिल्वर का ब्लैक पीपीटी बनता है, तो मान लो जैसे कि कोई ग्लास हो तुम्हारा, कोई भी अगर ग्लास है, जो मिरर की तरह काम कब करता है वो, जब उसको एक साइड से ब्लैक कोटिंग कर दिया जाता है, और जब एक साइड से ब्लैक कोटिंग कर दिया जाता है तब वो मिरर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो सिल्वर का पीपीटी बनता है तो भी एक तरफ ही सिल्वर का ब्लैक पीपीटी बन पाता है, एक तरफ से ब्लैक कोटिंग टाइप से हो जाता है, इसके चलते वो सिल्वर मिरर की तरह काम करने लगता है वहां पे। दैट इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। बस एक ये नेम है, याद रख लेना यहाँ पे कि एल्डिहाइड के केस में टॉलरेंस रीजन टेस्ट को ही क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर का ब्लैक पीपीटी फॉर्म होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है बट उसका कलर अलग होता है, यहाँ पे ब्लैक पीपीटी फॉर्म होता है। और ये जो एल्डिहाइड है, किसी भी टाइप का एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा, टॉलरेंस रीजन टेस्ट दे पाता है। तो इसको कॉपी करो, एक नोट भी लिखना है बेसिकली यहाँ पे अभी। तो ऊपर का पार्ट तो सब लोग नोट कर चुके हो गए, मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। तो एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंड रूप से टेस्ट करना है, उसके लिए 2,4-DNP। अब सिर्फ पता करना है कि दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन में से 2,4-DNP से मुझे सिर्फ ये पता चलता है कि एल्डिहाइड और कीटोन है। अब उसमें से एल्डिहाइड कौन है, उसके लिए कौन सा टेस्ट है, टॉलरेंस रीजन टेस्ट से पता कर पा रहा हूँ। अब एक यहाँ पे नोट लिखोगे कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट एल्डिहाइड तो देता ही है, इसके अलावे भी कुछ ग्रुप होता है जो कि ये टेस्ट दे पाता है। तो फर्स्ट है इसमें फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन में एक स्पेशल टाइप का कीटोन होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल फंक्शनल ग्रुप, हेमी एसिटल फंक्शनल ग्रुप। also gives positive tolerance test। टॉलरेंस रीजन टेस्ट, अब इसका मीनिंग समझना है यहाँ पर कि फॉर्मिक एसिड तो सबको पता है कि HCOH को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, तो कीटोन में एक स्पेशल टाइप का कीटोन जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इसको समझते हैं यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन आ रहा है। अब इसके रेस्पेक्ट में CH2 देख लो, इसको नोट करोगे, CH2 CH2 CH3 इस टाइप का कुछ भी आ रहा हो, यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप आ रहा है C डबल बॉन्ड O, इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, इसको गामा कार्बन, और भी अगर कार्बन तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा कार्बन। क्लियर है? यहाँ पे कीटोन के रेस्पेक्ट में या कोई भी ग्रुप होता है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन उसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, इसको गामा कार्बन, और भी कार्बन तो उसको डेल्टा कार्बन।
यहाँ पे कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे एक OH को लगाना, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसके लिए एज ए प्रीफिक्स यूज होता है? अल्कोहल के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा कार्बन पे तुम्हें एक H को हटा दे, तो ये मैं इसी में लिख देता हूँ, अल्फा बीटा गामा, ये तो आ ही रहा था इसके रेस्पेक्ट में। तब यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, CH3 CH2 CH OH C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये ग्रुप भी तुम्हारा टेस्ट दे पाता, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन आ रहा है और OH। ये तो कीटोन में सिर्फ यही एक कीटोन होता है जो कि टेस्ट दे पाता, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर हो गया इसका मीनिंग कि अल्फा हाइड्रो या बीटा हाइड्रोक्सी अगर कीटोन कहीं लिखा रहे तो बीटा पोजीशन पे OH रहेगा। गामा हाइड्रोक्सी दैट मींस गामा पे एक OH ग्रुप रहेगा कीटोन के रेस्पेक्ट में। चलो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें हेमीसिटल क्या होता है। तो हेमीसिटल जो रहता है, ध्यान से देखोगे, बेसिकली ये एल्डिहाइड से बनता है यहाँ पे, RCH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O ना रह करके इस कारण पे एक OH और एक OR ग्रुप आ जाए। जब एक OR और एक OH ग्रुप हो, एक ही सेम कार्बन पे एक OR और एक OH आ जाए, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं वो हेमीएसिटल। हेमीएसिटल। और जब सेमी कार्बन पे एक OR और दूसरा भी OR आ जाए, तो सेम कार्बन एटम पे दो OR ग्रुप आ जाए, इसको हम लोग नेम देते हैं यहाँ पे एसिटल। बाकी ये दोबारा मैंने स्टार्टिंग में POC में बताया था, हर एक क्लास में बताने की जरूरत नहीं है। अभी बस तुम्हें यहाँ पे एज ए टेस्ट इसको देख रहे हैं, बाकी ये सारा रिएक्शन 12th में डिटेल में आने वाला है। इसका ये प्रिपरेशन कैसे होता है, हेमीसिटल कैसे बनता है, एसिटल कैसे बनता है, बट तुम्हें यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि एसिटल क्या होता है। तो सेम कार्बन पे दो OR ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो, तुम्हारा कोई अल्काइल ग्रुप होगा, तो सेम कार्बन पे दो OR ग्रुप दैट मीन एसिटल, और एक ही कार्बन पे एक OH और एक OR, इसको क्या बोलते हैं, हेमीसिटल। तो हेमीसिटल भी ये टेस्ट दे पाता है, एसिटल नहीं देता यहाँ पे। ये बस मैंने समझने के लिए लिखा, लिख दिया यहाँ पे कि एसिटल और हेमीसिटल क्या होता है, इसको भी नोट कर लो यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का एक एग्जांपल यहाँ पे बस नोट कर लेते हैं। और हेमीसिटल क्या होता है, ये तुम्हारा हेमीसिटल है, ये दे पाएगा, जबकि एसिटल ये टेस्ट नहीं दे पाता, टॉलरेंस रीजन टेस्ट। वैसे ये एक्सेप्शन जो नोट लिखे हैं, इससे जनरली क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा तुम्हारा। यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो। कर ली, कॉपी कर लिया था सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। रेजो नासिक के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इस बार, जो कि कल एडवांस का पेपर भी है। तो 34 35 ऐसा कुछ फिगर है। तो स्टूडेंट्स ही बहुत कम थे, अप्रोक्स 100 से कम ही थे, 90 के अप्रोक्स थे, 80 मतलब 98 85 90 इसमें से तुम्हारा 34 35 एडवांस के लिए मतलब कल पेपर देगा एडवांस का। मतलब बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि जितने तुम लोग इस बार जो स्ट्रेंथ है 150 160 ओवरऑल, 4 बैच है इंजीनियरिंग का, J1 J2 J3 J4। तो जनरली हर बार ये रहता है कि ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट
क्वालिफाई कर जाते हैं एडवांस के लिए। बाकी देखते हैं जो पेपर रहेगा कल। बोलो अब से कि अगले संडे ऑल चैप्टर टेस्ट है, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो सब तुम्हारा टेस्ट होता है वो कोटा पोर्टल पे होता है। जो ऑनलाइन रेट जो है उस पर अगर टेस्ट हो रहा है तो तुम्हारा कोटा से हो रहा है। नासिक पोर्टल जो होता है वो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है, तो तुम्हारा नासिक से होता है। और जब कोटा से होता है तो नेक्स्ट वीक में ही सिलेबस पता चल पाएगा। बट इतना श्योर है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना हम लोग पढ़े हैं उतना से ही आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें पीओसी वाला जो पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, तो नेक्स्ट वीक में भी हम लोग कुछ लेक्चर होगा, हम लोग पीओसी भी कर पाएंगे, तो पीओसी रहने वाला है तुम्हारा। और पीओसी में मेनली एक लेक्चर होगा। अब मेंस का है या एडवांस का है तो भी नेक्स्ट वीक में ही पता चल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो पिछला टेस्ट हुआ था वो शायद एडवांस पैटर्न का हुआ था, जो कोटा से हुआ था। हो सकता है कि फिर इस बार मेंस हो, क्योंकि वो अल्टरनेट जनरली रहता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे कॉपी कर चुके हैं यहाँ तक सब लोग। हाँ चैतन्य, क्या पूछ रहे हो इसमें, ऑफलाइन लेक्चर का या टेस्ट का? ऑफलाइन लेक्चर का भी देखते हैं, जब परमिशन अगर मिल जाता है। अब ऐसा कुछ डायरेक्ट परमिशन नहीं मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और परमिशन अगर मिलता है तो फिर बिल्कुल ऑफलाइन किया जाएगा। देखते हैं, 4 अक्टूबर से बोला जा रहा है, वो स्कूल्स के लिए है, कोचिंग के लिए ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन अभी नहीं दिया गया है। तो देखते हैं, अगर 4 अक्टूबर से अगर नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट वीक से ऐसा चांसेस है। तो जैसे ही परमिशन मिलेगा तो मैं लोग खुद चाह रहे हैं कि ऑफलाइन जितना जल्दी हो, क्योंकि इसमें ऑनलाइन में मुझे भी पता नहीं चल रहा कि कौन क्या पढ़ाई कर रहे हो, घर पे कितने पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा कुछ क्लियर पता नहीं चल पाता है। और जब क्लासरूम में होते हो एक एक बच्चों पे प्रॉपर ध्यान रहता है, वहां पर नोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या टाइम पास कर रहे हो, घर पे तो पता नहीं चल पाता है। क्लासरूम में होते हो तो प्रॉपर वो लोग गाइड कर पाते हैं बच्चों की क्या कर रहा है, देख पाते हैं। सही है यस, कर जो लोग बच्चे कर रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है। अब कुछ बच्चे जैसे कि लास्ट का, मैं कई बार बोलता हूँ, कनेक्ट होते हैं सारे बच्चे, लास्ट में उनको भूख लग जाता है, पहले डिस्कनेक्ट हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट पहले लीव कर जाते हैं। तो ये सब में ऑफलाइन में फिर ये हर चीज नहीं मिलेगा। देखते हैं आशीष, अगर 4 अक्टूबर से अगर बाकी लोग ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग भी बिल्कुल रेडी ही है। जैसे अगर थोड़ा भी लगता है कि ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन किया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें, और ऑफलाइन लेक्चर का बहुत सारा बेनिफिट है कि इसमें अब मान लो कि कोई एक दो डाउट आया तो ऑनलाइन लेक्चर में जब लोग डिस्कशन करते हैं तभी तुम्हारा डाउट पूछ पाते हो। और जब ऑफलाइन लेक्चर होगा, जब भी लेक्चर अटेंड करने आते हो, लेक्चर के लास्ट में पूछ सकते हो, या हम लोग जब निकल रहे होते हैं लेक्चर के बाद, नीचे बाहर निकल रहे होते हैं तो वहां पर भी बच्चे पूछते रहते हैं, सर एक ये क्वेश्चन में डाउट है, तो रास्ते में कुछ डाउट क्लियर हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारा बेनिफिट होता है, तो हम लोग कर पाएंगे वहां पर। अब देखो इसमें आशीष कुलकर्णी डाउट पूछ रहे हो ऑफलाइन, अब देखो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑफलाइन लेक्चर भी होता है तो तुम्हारा ऐसा ना कि कंप्लीट ऑफलाइन हो जाएगा। जैसा कि अब मनीष सर या कुछ सर उसमें पढ़ा रहे होंगे तुम्हें बोर्ड पे, तो उस टाइम भी बोर्ड पे भी रहता है, और कुछ मतलब क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए तो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं। बट कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड रहता है। लेकिन हम लोग जूम पर भी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे दूर के हैं वो नहीं आ पाते हैं तुरंत नासिक, उनके लिए फिर ऑनलाइन फैसिलिटी भी कुछ दिन के लिए रहता है वहां पे। अगर ऑफलाइन होता भी है तो ऑलमोस्ट 15 डेज या 1 मंथ के अप्रॉक्स तुम्हारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड चलेगा, जब तक कि सारे बच्चे और नासिक नहीं आ जाता। क्लियर है? ऐसा नहीं कि सडनली 4 अक्टूबर या फिर 10th या 11th अक्टूबर जब भी ऑफलाइन होता है तो सडनली सिर्फ ऑफलाइन नहीं होगा, वो दोनों मोड चलेगा तुम्हारा। बिल्कुल, तुम लोग ऑनलाइन, आप कुछ लोग वो लोग सर ऑफलाइन में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ऑफलाइन में अभी तुम्हारे क्लास के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं आपस में मिले भी नहीं हो गए,
तो ऑफलाइन क्लास का तो एक अलग वहां पे ये है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर से ही सीखते हैं, जब क्लासरूम में आते हो तो तुम्हारे साथ जो बच्चे होते हैं उससे भी आपस में डिस्कशन करते हो, उससे भी चीजें सीखते हो। तो ऑफलाइन क्लास का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। ऑनलाइन तो ठीक है, जब तक नहीं ऑफलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन ही एक है, बट ऑफलाइन चीज जब होता है क्लासरूम में आते हो तो बहुत सारी चीजों से आपस में जब डिस्कशन करते हो उससे भी सीखते हो। ये बहुत सारी चीजें रहता है जो कि ऑफलाइन बेटर है उसमें। जो स्टूडेंट अलग सेंटर के हैं, देखते हैं वो दोनों सेंटर पे, वो हम लोगों का काम है कि तुम्हारा जो नासिक रोड सेंटर है, कुलकर्णी गार्डन सेंटर, वो कैसे होगा। तो दोनों सेंटर पे तुम्हारा क्लास चलेगा, जो जैसा होगा वो मैनेज कर लिया जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक टेस्ट और है, उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अभी टाइम है 5 मिनट्स, तो एक टेस्ट और पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एल्डिहाइड के लिए जो फर्स्ट टेस्ट था वो तुम्हारा था टॉलरेंस रीजन टेस्ट। एल्डिहाइड के लिए एक टेस्ट और भी है, उसको बोलते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। वो तुम्हें बताया जाएगा कि मॉर्निंग होगा या आफ्टरनून में, बट तुम्हारा लेक्चर अभी आफ्टरनून में हो रहा है, बहुत ज्यादा चांस है कि आफ्टरनून में ही तुम्हारा लेक्चर है, जब ऑफलाइन होगा भी। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। वो तो टेस्ट को देखेंगे, पहले ये देखना कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन का मिक्सर होता है। सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन, TARA टार्टेरेट, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH प्लस सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन। ये टार्टेरिक एसिड से बन रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे CHOH CHOH C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। इसी को क्या बोला हम यहाँ पे, सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन। और NaOH तो है ही। इसी के मिक्सचर को, इसी के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। अब जब इस फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया जाता है एल्डिहाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ होता है यहाँ पे, तो तुम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिए क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, बताओ सब लोग यस या नो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताओ, फिर से बताओ। सर 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़े थे, यहाँ पे अभी नहीं पढ़े। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे थोड़ा यूज होता है उसका, तुम लोग समझ पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर भी कराया जाएगा तुम्हें। यहाँ पे जो एल्डिहाइड आ रहा है इस केस में, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CuO, चलिए क्या रहता है यहाँ पे है Cu2O। अब यहाँ पे तुम्हें देखना कि कॉपर, अगर 10th में पढ़े तो कुछ याद हो तो बताओ यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ठीक है, नहीं पढ़े वहां पे, जब पढ़ लोगे यहाँ पे तो सब लोगों को क्लियर हो जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब इसमें जैसे ये Cu2 आ जाता है यहाँ पे, तो Cu2O लिखो या सिंपली Cu प्लस, सिर्फ आयन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये Cu प्लस O2 माइनस इस टाइप से होता है। तो जैसे ये Cu2O बनता है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, बेसिकली ये कलर शो करता है, और इसका कलर जो होता है ये रेड पीपीटी फॉर्म करता है।
और जैसे ये रेड पीपीटी फॉर्म करता है यहाँ पे है आफ्टर रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, हम लोग समझ पाएंगे कि एल्डिहाइड रहा होगा। और उसमें भी कौन सा एल्डिहाइड रहता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है एलिफैटिक का और एरोमेटिक। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या इसी टाइप का एक टेस्ट और भी होता है, इसको की बोलते हैं हम लोग बेनिड सॉल्यूशन टेस्ट। देख लो यहाँ पे एक ही टाइप का ये बेनिड सॉल्यूशन टेस्ट। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन चेंज होता है, रिएक्शन सब कुछ सेम रहता है। अब यहाँ पे जो बेनिड सॉल्यूशन होता है इस केस में इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट, तो साइट्रिक एसिड से बनता है यहाँ पे सोडियम साइट्रेट। तो कॉपर सल्फेट प्लस NaOH प्लस सोडियम साइट्रेट के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बेनिड सॉल्यूशन। तो इसमें भी कॉपर सल्फेट NaOH आ जाता है, सिर्फ ये चीजें चेंज होता है। इसमें सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन और इसमें सोडियम साइट्रेट। तो साइट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है ये। तो यहाँ पे दोनों में से किसी को भी लिया जाए, फेलिंग सॉल्यूशन हो या फिर बेनिड सॉल्यूशन हो, बेनिड सॉल्यूशन, तो दोनों में जो कोड बनता है वो सेम ही रहता है। और इसमें भी Cu2O फॉर्म होता है और इसमें भी कलर क्या होता है, रेड पीपीटी। तो फेलिंग सॉल्यूशन हो या फिर बेनिड सॉल्यूशन हो, एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट दे पाता है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, सर एलिफैटिक एल्डिहाइड का मीनिंग क्या है। यहाँ पे एक नोट लिख लेना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड do not give failing and Bennet solution test, failing and Benedict solution test। ये थोड़ा हम मेमोराइज करने वाला पार्ट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। बेनिडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, अब देखना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलने का मीनिंग ये है वो डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो, जो कि हम लोग जानते हैं कि अभी बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक रिंग होता है। तो जो एल्डिहाइड हो डायरेक्टली बेंजीन से जब कनेक्टेड हो इसको बोलता हूँ एरोमेटिक एल्डिहाइड। और जब बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। बताओ क्लियर है सबको, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो सिंपल सा है कि जब एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली किसी बेंजीन से कनेक्टेड हो, एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और जबकि बेंजीन के अलावा किसी और कार्बन से कनेक्टेड हो या किसी और रिंग से भी कनेक्टेड हो, सिर्फ बेंजीन से कनेक्टेड नहीं हो, वो क्या होगा तुम्हारा, एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये जो टेस्ट होता है ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनिड सॉल्यूशन टेस्ट कौन सा टेस्ट देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। क्लियर है सबको यहाँ पे? हाँ बताओ सर टार्टरेट मतलब नहीं यहाँ पे, जैसे कि अब साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड से साइट्रेट आयन बनता है यहाँ पे, उसी तरह टार्टेरिक एसिड से टार्टेरेट आयन बनता है। ये कंपाउंड्स का नेम होता है टार्टेरिक एसिड। और टार्टेरिक एसिड क्या होता है, जब इसी में से सोडियम और पोटासियम को हटा करके H लगा दोगे तो वही फिर तुम्हारा टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर आ जाता है। और इसी सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रोचले सॉल्ट। रोचले सॉल्ट, ये बस नेम है, उसको याद रखना यहाँ पे कि सॉल्ट है, सोडियम पोटासियम का सॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोल लिया जाता है यहाँ पे, रोचले सॉल्ट। बाकी बस इतना तुम्हें याद रखना है, इसको नोट कर लो। याद जो रखना है तुम्हें कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनिड सॉल्यूशन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज नहीं किया जाता।
बस इतना याद रखना है। और एक लास्ट में एक और नोट लिख लेते हैं इसी में, नोट में सेकंड पॉइंट कि फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स HCOH, formic acid also gives Thälling and Bring solution test. That's last point here. Also gives Thälling and Bring solution test. लिख लो, सुनकर के भी लिख लो इसमें कि फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स Thälling and Bring solution test. तो देखो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बहुत ही सिंपल सा है कि 2,4-DNP टेस्ट को दोनों एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज किया जाता है। टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? एल्डिहाइड के लिए, ऑल एल्डिहाइड्स। अब यहाँ पे ऑल एल्डिहाइड्स का मीनिंग अब समझ में आ पाएगा तुम्हें। इस पेज पे आते हैं अभी। ऑल एल्डिहाइड बोलने का मीनिंग क्या है? चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, हर एक टाइप के एल्डिहाइड के लिए टॉलरेंस रिएक्शन टेस्ट होता है यहाँ पे। जबकि जो Thälling सॉल्यूशन टेस्ट एंड Bring सॉल्यूशन टेस्ट होता है ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे पाता। तो इसको नोट करो और बाकी इसी टाइप से बस याद रखना है यहाँ पर। तो सिर्फ एक लेक्चर और बचा है इसमें POC। एक लेक्चर अगर 1.5 आवर का लेक्चर होगा तो उसमें एक लेक्चर में POC पार्ट फिनिश हो जाना है। और दोनों का जब रिएक्शन होता है, चाहे Thälling हो बेनिट्स हो, उसमें जो CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, ये PPT होता है, रेड कलर का PPT होता है। और रेड PPT फॉर्म हो रहा है, दैट में हम लोग समझ पाएंगे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड ही रहा होगा। तो ठीक है, नया कुछ होमवर्क नहीं है तुम लोगों के लिए, क्योंकि अभी एक सेक्शन हम लोग कंप्लीट हुआ नहीं है। और जो तुम्हारा पुराना होमवर्क है सेक्शन ABCD, उसी को करना है तुम्हें वहां पे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ABCD। और जब भी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है तो उसमें कम से कम जो तुम्हारा टाइम मिलता है 10 to 15 मिनट से हाफ एन आवर का, उसको ठीक है उसमें ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज करना है, तो स्नैक्स ले सकते हो, जो भी यूज कर ले रहे हो तुम नाश्ते में। बट उसमें एक बार पेज पढ़ करके देखना भी होता है कि क्या पीछे पिछला लेक्चर में क्या हुआ था, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ये काम करना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिससे कि तुम जब पिछला लेक्चर जो पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो चीजों को रिलेट कर पाओगे। ये सब भी छोटे छोटे चीजें हैं, ध्यान देना है उसमें। तो ठीक है, टाइम हो रखा है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। बाय सर। ओके, बाय। तो ठीक है, सब लोग कॉपी कर चुके हो गए, मैं सेशन एंड करता हूँ यहीं पे। Yes, sir. ओके, बाय।